हेलो गाइस। तो आज हम डिस्कस करने वाले अबाउट द स्ट्रेटेजी ऑफ MHBSC नर्सिंग। तो ये जो CET कंडक्ट हुई थी इस बार 2023 में, ये फर्स्ट टाइम कंडक्ट की गई थी। तो बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स को कोई आइडिया नहीं है कि आखिर सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट्स क्या थे, क्वेश्चन किस टाइप के थे। सो सब कुछ हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो एग्ज़ाम थी ये 12th के बेसिस पे कंडक्ट की गई थी। मतलब कि जो हमारा 12th का सिलेबस होता है ना बोर्ड्स का, जस्ट उसी के बेस पे ये ली गई थी। क्योंकि हम महाराष्ट्र से, तो हमें महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स को क्या करना पड़ेगा, इन इस एग्ज़ाम के लिए रेफ़र करनी पड़ेगी। सो बेसिकली इसमें 5 सब्जेक्ट्स थे, लाइक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। सो लेट्स डिस्कस अबाउट ईच सब्जेक्ट्स। सो सबसे पहले हम आते हैं फिज़िक्स पे। सो फिज़िक्स के लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा। सो फिज़िक्स के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा टेक्स्ट बुक है उसको एटलीस्ट हमें एक टाइम तो भी केयरफुली पढ़ना ही है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फ़िज़िक्स के टेक्स्ट बुक को नेग्लेक्ट करते हैं, बिकॉज वो बहुत मोटी होती है एंड पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता बच्चों का फिज़िक्स में, स्पेशली थेरी। बट मेरा एडवाइस है कि आपको एक बार तो भी केयरफुली सारे टेक्स्ट बुक को रीड करना ही चाहिए। देन आपको सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं लाइन बाय लाइन। जैसे आपका एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, वैसे ही आप क्या करिए, उसका फार्मूला शीट प्रिपेयर करिए। फार्मूला शीट यानी उस चैप्टर में जितने भी फार्मूले हैं, इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट, सबकी एक लिस्ट बनाइए और उस फार्मूला शीट की एक बुक बना के रखिए जो कि आपकी हैंड रिटन होनी चाहिए। क्योंकि आपको रिपीटेडली क्या करना है, वीकली बोल दीजिए, आफ्टर 15 डेज आपको उस फार्मूला शीट को ही रिवाइज करना है, ताकि आपकी उस चैप्टर की रिविज़न होती रहे। बिकॉज बेसिकली फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द गेम जो होता है ना, वो फार्मूला पे ही होता है। सो जैसे आपका एक चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट होता है, आपने फार्मूला शीट बना ली, आप तुरंत उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस एटलीस्ट 100 क्वेश्चन तो आपको करने ही है पर चैप्टर। एटलीस्ट 100 क्वेश्चन, आप मैक्स टू मैक्स कितने भी कर सकते हैं, बट मैं एटलीस्ट 100 क्वेश्चन आपको करने के लिए रिकमेंड करूँगी ही करूँगी। तो ये हो गया फिजिक्स का। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। सो केमिस्ट्री में बेसिकली 3 पोर्शन होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। सो सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे। सो फिजिकल केमिस्ट्री में हमें वही चीज़ करनी है जो कि हमने फिजिक्स में की थी। लाइक हम चैप्टर पे पढ़ रखी थ्योरी पढ़ रहे, देन हमने फार्मूला शीट बनाई एंड आफ्टर हमने फार्मूला शीट की रिपीटेडली रिविज़न की, क्वेश्चन प्रैक्टिस की, देन फिजिकल केमिस्ट्री विल बी स्ट्रॉन्ग वेरी सुन। आपको बस कंटिन्यूसली फार्मूला शीट को रिवाइज करते रहना है। ओके, देन हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप टेक्स्ट बुक को कितने बार पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर आप हाँ, अगर आप टेक्स्ट बुक को इतना रेफर नहीं कर रहे हो और अपने आपके हैंड रिटन नोट हैं, तो हैंड रिटन नोट्स आप बार बार पढ़िए, दैट्स ऑल्सो गुड। सो एक तो आप टेक्स्ट बुक की रिपीटेडली रिविजन कीजिए एंड अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं आप। बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं जल्दी से कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए। बहुत सारे जो अपनी रिएक्शंस होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सो उसको शॉर्ट नोट्स में आप लिख लेते हैं। सो वो थोड़ा सा मिनिमाइज टाइप दिखता है और ब्रेन में जल्दी कैप्चर हो जाता है वो। सो ये हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मस्ट है ही है। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी ही है। अब वो आप आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने क्वेश्चंस ऑर्गेनिक के लगा रहे हैं। आप थ्योरी बार बार पढ़ रहे हैं एंड आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर रहे हो, तो उतना ही अच्छा आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होएगी। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपसे क्वेश्चन उतने ही ईजिली जमेंगे जितना ज़्यादा आपका फोकस आपके थ्योरी एंड नोट्स पे रहेगा। देन हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, एक एक लाइन जो होती है चैप्टर की वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, हर लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। सो आपको जो टेक्स्ट बुक की हर एक लाइन है ना, बहुत ही केयरफुली पढ़नी है हर चैप्टर की। ओके, सो आई थिंक लास्ट में कुछ चैप्टर्स हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। सो आपको उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और हर लाइंस पे। और वहाँ पे बहुत सारी कुछ ऐसी लाइंस होती है जिस पे हम फोकस नहीं कर पाते। सो आपको इसीलिए क्या करना है, जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जंप करना है। सो जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जंप करते हो, सो बहुत सारी हिडन लाइंस होती है जिस पे शायद आपका फोकस नहीं होता थ्योरी के टाइम पे, उस पर क्वेश्चन बन जाते हैं। सो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना, आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ, इस लाइन पे भी हमें क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। सो यू मस्ट डू क्वेश्चन प्रैक्टिस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर चैप्टर। सो आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है उसको हाईलाइट करना चाहिए टेक्स्ट बुक में। एंड अगर हो सके तो आप खुद के नोट्स भी बनाइए, इनऑर्गेनिक के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। देन वी आर कमिंग टू बायोलॉजी।
बायोलॉजी के लिए आपको क्या करना है कि जो चैप्टर होते हैं ना उसको मल्टीपल टाइम्स रीड करना है। बिकॉज मेरे हिसाब से बायोलॉजी में क्वेश्चन प्रैक्टिस तभी की अच्छी हो पाती है जब हम थ्योरी ज़्यादा पढ़ रहे हैं, थ्योरी का रिवीजन ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस स्किप करनी है एंड ओनली थ्योरी पे फोकस करना है, नो नो नो। आपको पहले चैप्टर केयरफुली पढ़ना है एक बार, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस फर्स्ट टाइम करोगे ना, आपके बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए, फिर आपको रिवीजन करनी है, रिवीजन के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट मैं आपको फर्स्ट टाइम जब आप चैप्टर कंप्लीट करते हो तो उसके बाद एटलीस्ट 200 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ये बता रही हूँ। फिर अगर आपके मल्टीपल टाइम रिवीजन हो रही है तो उसके बाद वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। और बायोलॉजी में मेन चीज़ क्या होती है, बहुत सारे बच्चों को बायोलॉजी डिफ़िकल्ट लगता है। मतलब बायोलॉजी में कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट जैसी चीज़ें होती नहीं है, बस बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं और वो बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजीज़ को ऐसे रट्टा वगैरह करते हैं वो लोग, और इसीलिए उनको बायोलॉजी डिफ़िकल्ट लगने लगती है। बेसिकली हमको ये सब नहीं करना है, हमें जो बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजीज़ होती है ना उसको छोटे छोटे वर्ड्स में ब्रेक डाउन करना है। एंड आपको फिर उसका जो मीनिंग है काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एंड यू विल अंडरस्टैंड इट वेल। बायोलॉजी में जो होता है ना टर्मिनोलॉजीज़ का गेम होता है, जिसको टर्मिनोलॉजीज़ क्लियर है उसको बायोलॉजी क्लियर है। एंड हाँ, बायोलॉजी में डायग्राम्स वगैरह पे भी आपको फोकस करना है बिकॉज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। देन इंग्लिश के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूज़न ये होता है कि हमें सिर्फ ग्रामर पे फोकस करना है या हमें थ्योरी चैप्टर्स जो चैप्टर्स होते हैं ना हमारे टेक्स्ट बुक के उस पर भी फोकस करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ग्रामर पर ही फोकस करना है। अब इंग्लिश ग्रामर में भी कौन कौन से टॉपिक, मोस्टली आर्टिकल्स, टाइप ऑफ सेंटेंसेस, टेंसेस, प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन, चेंज दी वॉइस, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच, क्वेश्चन टैग, पंचुएशन, मॉडल ऑक्सिलरीज एंड 10th इज फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच आपको इस पर फोकस करने की ज़रूरत है बिकॉज मोस्टली इन्हीं सब टॉपिक से आपको इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दिस वॉज अबाउट इंग्लिश। अब हम आते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड पे। नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्या होता है, ऐसे कुछ सच अलग सब्जेक्ट टाइप है नहीं, आपको इसमें बायोलॉजी ही समझनी है। बायोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं ना उसी पे क्वेश्चन पूछता है। लाइक साइंटिस्ट के जो डिस्कवरीज होती है तो उसमें ईयर्स वगैरह दिए होते हैं। बायोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट ईयर्स है या इंपॉर्टेंट डेट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है आपको उस पर क्या करना है, फोकस करना है। एंड आपको जो कुछ कुछ चैप्टर्स है वहाँ पे नंबर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। लाइक अगर हम ह्यूमन के स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो कौन से पार्ट में कौन सी बोन्स होती है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको पूछ सकता है। यही सब होता है नर्सिंग एप्टीट्यूड में। मोस्टली नंबर बेस्ड क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस होते हैं इसमें, और रिसेंट चीज़ें भी पूछ लेती है, जैसे वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चंस नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछने के चांसेस होते हैं। ये सब हो गया बेसिकली सब्जेक्ट्स के बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हर सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक फिज़िक्स, फिज़िक्स के यहाँ पे 20 क्वेश्चंस आएंगे, केम के यहाँ पे 20 क्वेश्चंस आएंगे, बायो के यहाँ पे 20 क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश के यहाँ पे 20 क्वेश्चंस आएंगे एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड के यहाँ पे 20 क्वेश्चंस आएंगे। ओवरऑल ये 100 क्वेश्चंस हो गए एंड 100 मार्क्स का आपका पेपर आता है, ओके। और ये जो 100 मार्क का पेपर होता है आपको विद इन 90 मिनट्स सॉल्व करना पड़ता है, मीन्स 1 और 30 मिनट्स में आपको सॉल्व करना पड़ता है। और ये जो एग्ज़ाम होती है कम्प्लीटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब ये सब हो गया बेसिकली एग्ज़ाम की बात। अब आप मिस्टेक्स क्या करते हैं, आप जब भी प्रिपरेशन करते हैं कोई भी एग्ज़ाम की, आइदर हो MH BSc नर्सिंग हो, MST CT हो, नीट हो, JEE हो, वट एवर इट इज़, ओके। मिस्टेक्स हर स्टूडेंट करता है एंड उनकी मेन मिस्टेक्स जो होती है दैट इज़ एक्चुअली द प्रोकेस्टिनेटिंग रिविज़न। रिविज़न को ऐसे प्रोकेस्टिनेट करता है जैसे कोई वैल्यू ही नहीं है। मैंने भी ये चीज़ की है। मेरा स्पेशली ये फर्स्ट पॉइंट रहता है कि आपको रिवीजन को कभी भी प्रोकेस्टिनेट नहीं करना है, आपको बैकलॉग्स क्रिएट नहीं होने देना है। आप जब भी प्रिपरेशन करो, आप किसी भी टीचर से पढ़ो, आपको हमेशा उनके साथ पेस में रहना है। कभी भी आपको ऐसा नहीं कि टीचर का सिलेबस आगे आपका सिलेबस पीछे, नो नो नो। आपको बैकलॉग्स क्रिएट होने ही नहीं देना है। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी जो होती है ना, ये स्टूडेंट को पीछे खींचती है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में कभी कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। आपका फर्स्ट फोकस रहना चाहिए कि आप रिवीजन प्रॉपरली करो।
जैसे ये स्टूडेंट्स का कैसा होता है, एक चैप्टर कंप्लीट किए नेक्स्ट चैप्टर पे जंप कर रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर का थर्ड चैप्टर पे जंप कर रहे हैं, दे डोंट जस्ट केयर अबाउट देयर रिवीजन। और इसके चक्कर में क्या होता है, जो पहला चैप्टर होता है वो कम्प्लीटली भूल चुके होते हैं, और जब वो रिवीजन करने आते हैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, उनको ये रियलाइज़ होता है कि उन्होंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है। सो ये चीज़ हो जाती है, इसलिए आपको रिविज़न प्रॉपरली करते रहनी है। एक चैप्टर की एटलीस्ट आपकी 5 टाइम रिवीजन हो जानी चाहिए, जब तक कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। सो ये बेसिकली कुछ मिस्टेक्स है जो बच्चे करते हैं, रिवीजन एंड बैकलॉग्स क्रिएट नहीं होने देना एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो दिस आर फ्यू मिस्टेक्स जिस पे आपको ध्यान देना है। सो इट वाज ऑल अबाउट दिस स्ट्रैटेजी ऑफ MHBSc नर्सिंग। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा होगा कि मैम इफ़ वी आर गोना स्टडिंग इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, हमें कौन से टीचर को फॉलो करना चाहिए। सो ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि अगर आप MHBSc नर्सिंग के लिए लेक्चर चाहिए यहाँ पे आपको, सो आप सोविन सर है, उनके लेक्चर्स देख सकते हो केमिस्ट्री के लिए। उन्होंने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल सारा पढ़ाया हुआ है, एंड उनके काफ़ी काफ़ी लंबे भी नहीं बट कुछ 5-6 आवर्स के लेक्चर है, जो कि कंप्लीट ऑर्गेनिक, कंप्लीट इनऑर्गेनिक एंड कंप्लीट फिजिकल के लिए है। सो वो आप लास्ट मिनट रिविज़न के लिए रेकमेंड कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर बायोलॉजी, सो अंजलि पटेल मैम फ्रॉम ज्ञान लैब इज़ बेटर फॉर इट। एंड फिज़िक्स के लिए तो बेसिकली मैंने अपने फार्मूला शीट पे ही ज़्यादा फोकस की थी। आई डिडंट रिकमेंड एनी टीचर फॉर इट। हाँ, वो स्टार्टिंग जब बोर्ड्स वगैरह की प्रिपरेशन मैंने की थी, तब मैंने मल्टीपल टीचर को फॉलो किया था। बट एट लास्ट मैं जो जब एग्ज़ाम आई थी, सो मैं अपने फार्मूला शीट पे स्टक थी। मैं फार्मूला शीट को ही मैक्सिमम टाइम रिवीजन किया करती थी। देन बस हो गया। सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस स्ट्रैटेजी। So like, share, subscribe the channel. Goodbye.